न्यू यूनिट है जिसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिकली यहाँ पर आपके पास में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो आपके 3 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, लेकिन हम एक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लेते हैं। तो 4 टाइप के आपके डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए हैं, जिसमें आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और आप यहाँ पर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता क्या है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ सिंगल ट्रायल। ठीक है। एंड ईच रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज 2 रिजल्ट्स, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस को यहाँ पर पी से डिफाइन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये रहा सक्सेस की बात की गई है। यहाँ आपके सक्सेस की बात की गई है। सक्सेस को हम हमेशा स्मॉल पी से डिफाइन करते हैं। और फेलियर की बात की गई है, तो फेलियर के लिए यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे उसको क्यू यूज करेंगे। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा निकल कर आती है वो 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब हो गया P प्लस क्यू इक्वल टू आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो यदि मेरे को सक्सेस पता है ना, तो एंड टाइम यदि हम कोई ट्रायल करते हैं एंड टाइम और आर टाइम यदि सक्सेस होता है, तो आपका रिमेनिंग पार्ट जो होगा आर यदि सक्सेस है और एन आपके ट्रायल है, तो उस कंडीशन में मेरे पास में Q की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो क्या आएगी, 1 माइनस पी होगी। मतलब कि क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, और यहाँ कितने ट्रायल है, n है, तो आपके पास में Q की जो वैल्यू निकल कर आएगी, Q की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो Q की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, Q इक्वल टू हो जाएगा n माइनस R हो जाएगा, क्योंकि R को हमने किससे डिफाइन किया है, P से डिफाइन किया है। और टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है P प्लस Q जो होगा वो हमारा हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल निकल कर आएगा। तो यहाँ पर देखिए Q की वैल्यू 1 माइनस पी लिया हुआ है और इसको हम P प्लस क्यू इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं। यदि इसको एक एग्जाम्पल के लिए हम यदि समझें तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम स्विच यदि फैन है, फैन का यदि या तो स्विच ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, या ऑन का मतलब वो या तो चलेगा या नहीं चलेगा, दो ही कंडीशन है। नहीं चलने की प्रोबेबिलिटी को जब रैंडम वेरिएबल में डिफाइन किया जाता है तो उसको हम 0 लेते हैं, और ये चलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यहाँ से नहीं चलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पी क्यू ले लिया और चलने की प्रोबेबिलिटी को पी ले लिया। तो यहाँ पे जब हम इसको बनाएंगे टेबुलेट फॉर्म में, हम जब डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल से और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से, तो एक्स के लिए हम यहाँ हमेशा 0 और 1 की कंडीशन रहेगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो होता है वो पी और क्यू की फॉर्म में आपको दिया होता है। तो ये जो डिफाइन किया था ये बर्नौली आपके साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने किया था, उन्हीं के नाम पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए देखिए मेन आपका क्या होता है, मीन और वेरिएंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ मीन की बात करते हैं। मीन जो होता है बेसिकली किससे निकाला जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से निकाला जाता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से निकाला जाता है मीन। मीन को निकालने के लिए मेरे पास में फॉर्मूला होता है जिसको हम किससे लिखते हैं, म्यू से डिफाइन करते हैं, और इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बोला जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कहा जाता है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू को जब हम निकालते हैं, यहाँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल चल रहा है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, है ना। यहाँ जो भी आपका x आपका बिलोंग करेगा, और हमारे पास में यहाँ x की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 0 और 1 है। x क्या है, 0 और 1 है। तो इसके लिए p ले रहे हैं और इसके लिए q ले रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 0 प्लस ये आपका p ऑफ x हो गया, है ना। तो यहाँ से जब इसको बनाओगे तो इसके अंदर हो क्या जाएगा आपका, आपका इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू पी। इसी तरह से लिखोगे तो ये तो फंक्शन आपका 0 हो गया, यहाँ से क्या आ गया, p आ गया। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, p आ गई। ये आपका म्यू निकल कर आ गया, सॉरी ये आपका म्यू निकल कर आ गया है p। ठीक है, अब क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल टू द पावर 2 लिख लो, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल टू द पावर 2 लिखोगे। तो अब यहाँ पर मैंने ये निकाली हुई है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ जो भी आपका एक्स आई चलेगा, एक्स आई स्क्वायर मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स। ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, 0 दिया है, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई आपका क्यू हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर भी कितना होगा, 1 होगा, तो मल्टीप्लाई आपका पी हो जाएगा। यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगी, पी निकल कर आएगी। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, पी स्क्वायर हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी, पी निकाली थी। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका पी, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ से p है तो ये यहाँ पे आपका p रह जाएगा, p माइनस पी स्क्वायर निकल कर आएगा। ठीक है, p माइनस पी
स्क्वायर होगा, यहाँ थोड़ा सा गलत है ये आपका ये वाली वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितने निकाली है, पी निकाली है, ये पी लिख दिया, और ई ऑफ एक्स की वैल्यू भी पी निकाली है, तो पी का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से पी कॉमन निकालते हो तो 1 माइनस पी रह जाएगा, और 1 माइनस पी को क्यू लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस p, तो 1 माइनस p को क्या लिखोगे, q लिखोगे, तो यहाँ से ये p हो गया और ये q में कन्वर्ट हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, p q आ जाएगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, ये देखिए वेरिएंस जो होता है इसका मतलब हो गया म्यू जो हम निकालेंगे, मीन जो निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जिसको हम मीन कहते हैं या एक्स बार कहते हैं, उसकी वैल्यू मेरे पास में क्या निकल कर आएगी, पी निकल कर आएगी, और वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, पी क्यू निकल कर आएगी। तो आपको ये याद भी होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट याद भी होना चाहिए और निकला कैसे वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिफाइन किया था कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है इसे हम कैपिटल एम ऑफ एक्स टी से डिफाइन करते हैं, ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यदि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं तो आपका बाय द डेफिनेशन एम एक्स टी विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर एक्स टी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनोगे, इसको क्या लिखोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को क्या लिखते हो, सम ऑफ जो भी आपका यहाँ x दिया होता है, क्योंकि e ऑफ x कितना होता है, e ऑफ x इक्वल टू सम ऑफ जो भी आपका x ले रहे हो x इंटू पी ऑफ x, है ना। अब यहाँ x की जगह आपको क्या दिया हुआ है, e टू द पावर xt दिया हुआ है, तो जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा आपका e टू द पावर xt से, ये देखिए e टू द पावर xt से। अब ये x जो है i ले लिया है हमने कि उसकी वैल्यू ये 1 2 3 4 जो भी आपकी होगी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग चलेगा, और ये p ऑफ x आ गया है। तो यहाँ पर देखिए अब x की वैल्यू पुट करते हैं, मेरे पास में बर्नौली यदि चल रहा है तो उसके लिए x और ये आपका p ऑफ x, इसके लिए वैल्यू 0 और 1 होती है ना। यहाँ इसकी वैल्यू p कंसीडर करते हैं, ये सक्सेस है और ये फेलियर है, तो 1 के लिए p ले लिया और 0 के लिए q ले लिया, ठीक है। तो 1 बाई 1 पुट करते हैं, तो फर्स्ट x इक्वल टू यदि 0 लेते हो तो x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो e टू द पावर t मल्टीप्लाई 0 आएगा, है ना, और 0 के लिए p ऑफ x क्या है, q है, तो ये q से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब क्या है आपके पास में, आपके पास में यहाँ पर x इक्वल टू यदि 1 लेते हो तो x इक्वल टू 1 लोगे तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, p है, तो ये p हो गया। तो e टू द पावर 0 जो होता है वो 1 होता है ना, 1 को q से मल्टीप्लाई किया तो q आ गया, e टू द पावर t रह जाएगा, ये e टू द पावर t आ गया, मल्टीप्लाई में p आ गया, तो ये आपके पास में क्या निकल कर आ गया, mxt निकल कर आ गया है, जिसको हम कहते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट। अब मुझे मोमेंट्स जनरेट करना है अबाउट ओरिजिन, है ना। तो मोमेंट जनरेट करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, क्योंकि आपके पास में मोमेंट जनरेट करने के लिए कंडीशन क्या होती है, डी टू द पावर आर अपॉन डी एक्स, डी टू द पावर आर होता है, ये एम एक्स टी की फॉर्म में गिवन होता है, विच इज इक्वल टू म्यू आर डैश, यही होता है ना फॉर्मूला। अब आर की वैल्यू जो है 1 2 3 4 पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए आर इक्वल टू, और यहाँ पे कंडीशन आपकी होती है टी इक्वल टू 0 के लिए निकालना होता है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मेरा पहले म्यू 1 डैश यदि निकालें तो उसको लिखेंगे डी अपॉन डी टी एम एक्स टी वेयर टी इक्वल टू 0, तो डी अपॉन डी टी तो एज इट इज रह गया, एम एक्स टी जो आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप किसके लिए, बर्नौली के लिए निकाल रहे हो ना, तो बर्नौली के लिए जो आपने एम एक्स टी निकाला है वो कितना निकाला है, पी क्यू प्लस पी ई टू द पावर टी निकाला है, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे, तो ये वैल्यू पुट कर दी, इसे 1 टाइम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्यू तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू थी, 0 हो गया, है ना, p एज इट इज रहेगा, e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर t होता है। अब t इक्वल टू 0 यदि पुट करोगे यहाँ पर तो e टू द पावर 0 भी क्या देगा, 1 देगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी, p निकल कर आएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, मीन कहेंगे, क्योंकि μ1 डैश हमने कैलकुलेट किया है, और p अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, मीन होता है, म्यू इक्वल टू भी p कितना होता है, p होता है। इट मीन्स आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फर्स्ट वाला वो किसके इक्वल होगा, मीन के इक्वल होगा। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चले, अब देखिए इसका म्यू 2 डैश निकालते हैं। म्यू 2 डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। म्यू 2 डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा
mu2 dash equal to d square upon dt square mxt where t equal to 0. अब mxt की वैल्यू जो भी आपने निकाली थी वो यहाँ पुट कर दी. इसे 2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो 1 टाइम डिफरेंशिएट करने में 0 प्लस p e टू द पावर t आता है 1 टाइम डिफरेंशिएट करने पे, है ना. और एक बार और डिफरेंशिएट करते हो विद रेस्पेक्ट टू t तो 0 तो 0 था ही, ये p एज इट इज रहा. इसका दोबारा से करोगे तो e टू द पावर t देगा. अब लेकिन ये निकालना कहाँ है, t इक्वल टू 0 के लिए निकालना है तो p एज इट इज आ गया, e टू द पावर 0 आएगा, है ना, वेयर t इक्वल टू 0. तो यहाँ से कितना रह जाएगा, p रह जाएगा वापस से, तो ये मेरा वापस p आ जाएगी वैल्यू. इसी तरह से mu3 निकालोगे तो जितना भी टाइम निकालोगे इसका डेरिवेटिव वो कितना आएगा, हमेशा p आएगा. ठीक है, अप टू सो ऑन. इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट? No, आगे चले बेटा. नेक्स्ट इसमें हमारी yes. होती है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन भी निकाला जाता है. इसका क्या निकाला जाता है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन भी निकाला जाता है. कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए. प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए कंडीशन क्या होती है कि द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन PGF जो आपका होता है ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको यहाँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपका यूज हुआ है. ठीक है, है ना. यहाँ देखिए बर्नौली के लिए आप यहाँ कैलकुलेट करने हैं तो बर्नौली वेरिएट x इज गिवन s, तो p s इक्वल टू होता है e ऑफ s टू द पावर x होता है. तो यहाँ आप वैल्यू पुट करते चलिए तो जो आपका x वेरिएबल है ना वो s में कन्वर्ट हो जाता है. इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है. इसको डिनोट करने का एक तरीका होता है. ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, ये क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बेटा जो मेन आपका पार्ट है वो आपका होता है मेन आपका जो पार्ट होता है वो होता है बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन की यदि बात की जाए तो बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके काफी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो पूछे जाते हैं तो उसके लिए हम एक बार देख लेते हैं आपका बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है. यहाँ पर क्या है कि आपके अभी तक आपके पास में 2 ही ट्रायल होते थे, या तो सक्सेस होता था या फेलियर होता था. लेकिन अब हम क्या करें कि वही सक्सेस और फेलियर को यदि हम एंड टाइम ट्रायल्स ले लें, मतलब कोई भी आपका कॉइन है उसको यदि मैं एंड टाइम थ्रो करूं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो या तो सक्सेस मिलेगी या फेलियर होंगे, या तो स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा. तो जब भी 2 कंडीशंस होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन को हम अप्लाई करते हैं. ठीक है, लेट एन एक्सपेरिमेंट बी रिपीटेड एन टाइम, ईच ऑफ इट्स ट्रायल आर इंडिपेंडेंट एंड ईच ट्रायल हैज 2 आउटकम्स, ईदर सक्सेस और फेलियर. The probability of success being P and the probability of failure being Q. Q which is equal to 1 minus P is constant for each trial. A random variable capital of X associated with this experiment is said to follow binomial distribution if its probability mass function is given by. तो जो probability mass function यहाँ आपका given होगा उस probability mass function के लिए condition क्या है बेटा कि आपके पास में probability of x जो हम लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं, यहाँ r से define कर रहे हैं क्योंकि r टाइम हम इसका क्या ले रहे हैं, सक्सेस ले रहे हैं. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बाइनोमल को, NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r. इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में यदि सक्सेस जो है कितना टाइम है, r टाइम है. सक्सेस जो है कितना टाइम है आपका, r टाइम है. और फेलियर जो है वो आपका टोटल आपका कितना ट्रायल किया था हमने, n टाइम किया था. यदि सक्सेस को मैं यदि r टाइम ले लूं तो है ना फेलियर कितना होगा, n माइनस r हो जाएगा. यही वाली कंडीशन होगी ना. तो उसी कंडीशन से यहाँ कहा है कि यदि r जो है उसको हम क्या ले रहे हैं, सक्सेस ले रहे हैं, तो p ऑफ r प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, वेयर r इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये किसके लिए आपका यूज होता है, ये जो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो किसके लिए है, बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है. ठीक है, इसके अंदर जो है अब निकालना कैसे है उसको एक बार चेक कर लेते हैं हम. निकालने के लिए क्या रहेगा आपका, देखिए इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार के लिए. द प्रूफ ऑफ द अबाउ फॉर्मूला फॉर बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन. हियर वी आर considering n independent Bernoulli trials. If r is success occur, then there will be n minus r failure. Once of the events may be, जैसे आपका जरूरी तो नहीं है हर बार सक्सेस फिर फेलियर हो. हमने इसको इस तरह से ले लिया है कि आपका कभी सक्सेस हो रही है, 2 टाइम सक्सेस आया, फिर फेल, फिर सक्सेस, फिर फेलियर, 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 सक्सेस, फेलियर. ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है.
ठीक है। अब इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट सेपरेट करोगे। तो अब देखोगे कि मेरे पास जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो था उसको तो पी से डिफाइन किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस को इस यहाँ पे पी से कर दिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी एफ को किससे डिफाइन किया है, क्यू से डिफाइन किया है। तो इस तरह से लिखने में आएगा। अब आपके पास में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो सक्सेस थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो आपका दिया हुआ था, उसको हमने किससे डिफाइन किया है, पी से। और ये जो आपका है ये कितना टाइम है, यदि आर टाइम मेरा यदि सक्सेस आए तो मेरे पास में टोटल ट्रायल कितने थे, एन टाइम था, तो आपका जो रिमेनिंग जो टर्म है वो कितनी रह जाएगी, एन माइनस आर रह जाएगी। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पी 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 डॉट पी तक वो कितना टाइम है, आर टाइम है, और क्यू कितना टाइम है आपका, एन माइनस आर टाइम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी टू द पावर आर और क्यू टू द पावर एन माइनस आर, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। बट दीज आर सक्सेस इन एन ट्रायल कैन ऑकर इन एनसीआर वे, क्योंकि उसके वे भी तो देखने पड़ेंगे ना। तो एनसीआर वे जो है वो आपके ट्रायल्स हैं। तो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस को हम आर से डिफाइन कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू एनसीआर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर और क्यू टू द पावर p to the power r, q to the power n minus r हो जाएगा, where r is 0 1 2 3 4 up to so on। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला जनरेट हो गया है, किसके लिए, आपके बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ से प्रूफ क्या करना है कि ऑब्वियसली जब आप है ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर दो प्रिंसिपल आपके काम करेंगे। एक तो क्या काम करेगा कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि आपका जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आप जो ले रहे हो उसके अंदर आपके पास में जो भी आपका ये चीज जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, आपकी ये 1 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। आपकी किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स या आर जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें प्रूफ भी करनी है। तो ऑब्वियसली आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑलवेज आर, मतलब हमेशा क्या होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी, सक्सेस या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, दो ही कंडीशन होगी ना। जब नहीं मिलेगी तो उस कंडीशन में 0 कहेंगे, और जब मिलेगी तो वो आपका 0 से ऑलवेज बड़ा होगा ही होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन होती है कि सम ऑफ जो आपका पी ऑफ एक्स जो होता है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ आपका फंक्शन चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार के लिए। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है सम ऑफ p ऑफ x इक्वल टू r, है ना। बाय द डेफिनेशन हमने क्या लिया, क्योंकि यहाँ x जो है वो कौन सा वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, लेकिन बर्नौली बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसकी डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, सम ऑफ r इक्वल टू 0 टू n n c r p ऑफ p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। सॉरी। तो यहाँ r की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, है ना, 1 टाइम 0, फिर 1, फिर 2 अप टू सो ऑन आपने पुट किया। तो आपने इस तरह से पुट किया इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू होल टू द पावर n, क्योंकि बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो हमारे पास में जो बाइनोमल थ्योरम होती है p प्लस क्यू होल टू द पावर n, उसको भी हम किस तरह से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं n c 0 p टू द पावर 0 q टू द पावर n प्लस nc1 p to the power 1 q to the power n minus 1 प्लस nc2 p to the power 2 q to the power n minus 2 प्लस अप टू सो ऑन चलेगा, है ना। ncn p to the power n हो जाएगा और q to the power 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट, ये बाइनोमल थ्योरम होती है आपकी, ठीक है। तो हमारे पास में जब ये वाली कंडीशन दी हुई है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसने यही लिखा है। और p प्लस क्यू जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि p इज द सक्सेस एंड q इज द फेलियर। तो दोनों का टोटल आउटकम जो होगा वो कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो 1 टू द पावर कितना ही हो हमेशा आपको क्या देगा, 1 देगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, आगे चले। यस मैम। देखिए अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका मीन और वेरिएंस, मीन और वेरिएंस निकालना है।
जो कि एग्जाम में पूछा हुआ भी बहुत बार है कि आपका मीन और वेरिएंस जब आप निकालते हैं, ठीक है, मीन और वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में यही आएगा, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में एज इट इज ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो मीन निकालना है ना। मीन निकालने के लिए क्या निकालते हैं, मीन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के इक्वल होता है ना। और एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम किससे डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं सम ऑफ एक्स, जो भी आपका होगा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, यही होगा क्या, है ना। तो यहाँ पे देखिए पी ऑफ एक्स को पी ऑफ आर से डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि आर जो है वो सक्सेस है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे ई ऑफ एक्स को क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ आर इक्वल टू 0 टू एन, एन टाइम चलेगा आपका ट्रायल, और एक्स आर हो जाएगा और ये पी ऑफ आर लिखा जाएगा। एक्स ऑफ आर इज द आर, एफ ऑफ एक्स इज द आर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था एन सी आर, वेयर पी टू द पावर आर और क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो ये चीज आपकी डिफाइन की जाएगी, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। इसमें किसी को कोई डाउट, आगे चले? यस मैम। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे एनसीआर जो वे आपको दिए हुए हैं इसको आप एक्सपेंड करोगे, तो आर एज इट इज रह गया, है ना। इसको जब लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, पी टू दी पावर आर, क्यू टू दी पावर एन माइनस आर, एज इट इज रह गया। यहाँ आर है और यहाँ फैक्टोरियल आर है, तो यहाँ से एक आर बाहर लोगे तो इसको क्या लिखोगे, आर माइनस 1 लिखोगे, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो समीशन जो आर इक्वल टू 0 दिया हुआ था, वो अब आर इक्वल टू 1 से लेके एन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फैक्टोरियल आर माइनस 1 आ गया है। यदि आर की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो फैक्टोरियल माइनस 1 जो है वो आपका एग्जिस्टेंस नहीं करता है, एग्जिस्टेंस में नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो सम है उसके अंदर से हम क्या करेंगे, आपके पास में सम यदि 0 1 2 अप टू सो ऑन एन टाइम है, तो 0 वाली कंडीशन यदि एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम कहां से कहां लेंगे, 1 से लेके आपका एन तक लेंगे। तो यहाँ पे अब आर कहां से कहां एग्जिस्ट करेगा, 1 से लेके एन तक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 0 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसको हटा दिया, क्योंकि हमारा वो क्या है, सम ही तो है, तो सम को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मेरे पास में यहाँ r माइनस 1 की फॉर्म मेरे पास यदि गिवन है, तो अब मुझे करना क्या है, मुझे वापस से उसको उसमें कन्वर्ट करना है ना p प्लस क्यू में, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था p प्लस क्यू होल टू दी पावर n किया था, और वहां से इसको 1 टू दी पावर n बनाया था। और ये वाला जो फॉर्मूला था वो किस फॉर्म में था, एन सी 0 p टू दी पावर 0 q टू दी पावर n, एन सी 1 p टू दी पावर 1 q टू दी पावर n माइनस 1, है ना, एन सी 2 p to the power 2 q to the power n minus 2 up to so on n c n p to the power n q to the power 0। तो मुझे कुछ इस तरह से इसको फॉर्म को कन्वर्ट करना है, वापस से इसको एनसीआर में कन्वर्ट करना है। तो करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दोबारा से सेट करते हैं। तो यहाँ r माइनस 1 आ गया है, तो सब जगह r माइनस 1 और n माइनस 1 बनाते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल n को क्या लिखा जा सकता है, n फैक्टोरियल n माइनस 1। यहाँ r माइनस 1 से रिप्लेस किया, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक प्लस साइन कर दिया, एक माइनस साइन कर दिया। तो यहाँ n माइनस 1 और यहाँ r माइनस 1 कर दिया, क्योंकि ये देखिए माइनस 1 है और माइनस प्लस का 1 देगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n माइनस r हो जाएगा। बैलेंस है क्या इक्वेशन। अब यहाँ देखिए p टू दी पावर r है, तो यहाँ p टू दी पावर r माइनस 1 और प्लस 1 किया, तो p टू दी पावर 1 तो ये रहा, और p टू दी पावर r माइनस 1 रहा, बैलेंस हो गई इक्वेशन। यहाँ q टू दी पावर n माइनस r है, तो उसको लिख लिया q टू दी पावर n माइनस 1 और r माइनस 1, तो ये बैलेंस हो गई मेरी इक्वेशन, ठीक है, रीअरेंज कर दिया। अब यहाँ देखिए ये n और ये p, ये दोनों ही उठ के कहाँ बाहर आ जाएंगे, आपके समीशन से। अब अंदर क्या क्या रह गया, आपके पास अंदर रह गया फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r माइनस 1, और यहाँ हो गया p टू दी पावर r माइनस 1 q टू दी पावर n माइनस 1 माइनस r माइनस 1। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो आपका टर्म है वो किसके इक्विवेलेंट है, कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा है, ये इस टाइप का कुछ है। और इसको हमने क्या लिखा था, एनसीआर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, एन को रिप्लेस किया गया है एन माइनस 1 से, और आर को रिप्लेस किया है आर माइनस 1 से। तो ये वाली जो टर्म है वो आपकी कुछ इस तरह की दिखाई देगी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 p टू द पावर r माइनस 1 और q टू द पावर n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 लिखा जा सकता है, ठीक है।
अब यहाँ समीशन आपका r इक्वल टू 1 to n था, पी क्यू आपका एज इट इज रहेगा। अब इसको क्या करोगे, इसको इस तरह से बाइनोमल फॉर्म से, बाइनोमल थ्योरम जो मेरी होती है उसकी फॉर्म में आप इसको एक्सपेंड कर दोगे। यहाँ आपका n-1 तक जा रहा है ना, यहाँ पे कितना जा रहा है n-1 तक जा रहा है, तो आपका क्या आएगा, पूरा का पूरा n-1 तक आएगा, है ना। ये वाली n की जगह क्या आएगा, n-1 आएगा, और r की जगह क्या है, r-1 है। तो हमारा जो समीशन है वो कुछ इस तरह से आपका मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पे अब क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास में वैल्यू आएगी के नियर बाय 58। आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी, देखिए इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है ना। अब जब इसको इस तरह से लिखा गया है तो यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू निकल कर आई है, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब इसको इस तरह से लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू होल टू द पावर n-1 आ जाएगा, क्योंकि आपका समीशन कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है। पहले वाला n तक था, अब n-1 है, तो p प्लस क्यू की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और 1 की पावर कुछ भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में मीन कितना निकल कर आ जाएगा, म्यू इक्वल टू आपका निकल कर आएगा एन पी। आपको याद भी होना चाहिए कि म्यू जो है वो आपका कितना होता है, एन पी होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपको म्यू की वैल्यू देगा, एन दे देगा, पी निकालना होगा। तो जब आपको ये पता होगा कि म्यू इक्वल टू मेरे पास में यदि 4 है और एन इक्वल टू मेरे पास 2 है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये इस तरह से निकालना पड़ेगा हमको। तो ये चीज आपको डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए कि मीन इक्वल टू कितना होता है, एन पी होता है। किसी को कोई डाउट, आगे चले, आगे चले। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके अंदर क्या है, आपके पास वेरिएंस निकालना होता है। मेन तो निकल ही गया, इसी तरह से आपको क्या करना है, इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, वेरिएंस v ऑफ x लिखते हैं, या var ऑफ x लिखा जाता है, x इक्वल टू r है यहाँ पे। तो वेरिएंस जो होगा e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल टू द पावर 2, इस तरह से भी लिखा जाता है। e ऑफ x आपने n p अभी निकाल लिया था, तो इसकी वैल्यू एज इट इज रख दोगे। अब मुझे e ऑफ x होल टू द पावर, e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, e ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आप पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 to n, है ना। यहाँ आपका हो जाएगा आर स्क्वायर पी ऑफ आर, और पी ऑफ आर की वैल्यू कितनी होती है, r इक्वल टू 0 to n आर स्क्वायर, और पी ऑफ आर आपका जो होता है वो होता है एन सी आर p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r। आप इस r स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिख सकते हैं r -1 और प्लस का r, लिख सकते हैं क्या, इस r स्क्वायर को क्या लिख सकते हो क्या, इस r स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, हम ये वाली चीज लिख सकते हैं क्या। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस से मुझे r स्क्वायर मिलेगा ना, और ये वाली टर्म जो है यस मैम। मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टर्म इसके साथ भी जाएगी, ये पूरी की पूरी टर्म इसके साथ भी आएगी। तो जब ये वाली टर्म लास्ट वाली टर्म के साथ आएगी तो ये कुछ वैसा ही देगी जैसे कि मेरे को ये वाली वैल्यू मिली है, तो ये तो आ ही जाएगा एज इट इज, है ना। ठीक है, आगे चले। ये देखिए आपके यहाँ पे दिया हुआ है, हमने यहाँ लिखा हुआ भी है, ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है। बेसिकली आप लोगों का जो फॉर्मूला था आर स्क्वायर, उसको हमने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है। ये वाली टर्म इसके साथ भी जाएगी और ये वाली टर्म इसके साथ भी जाएगी। तो जब इसके साथ जाएगी तो ये तो पूरा का पूरा जब सिंप्लीफाई करा हुआ है ऑलरेडी, मुझे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू एन पी होती है ना। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, जो भी आपका आर है उसको क्या लिख सकते हैं, आर -1 फैक्टोरियल r-2। तो r-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर फैक्टोरियल r-2 की फॉर्म बनेगी। इसका मतलब क्या है, ये समीशन मेरा 2 से लेके कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। समझ में आ गया क्या चीज,
बेटा देखो 4 मिनट बचे हैं, फटाफट हमें बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या? बताइए हमें। यस मैम। ठीक है, तो आपके पास में जो टर्म आपकी निकल कर आई है वो मेरे पास में r इक्वल टू 2 से लेके n तक आपका रह जाएगा, और वो जो लास्ट वाली टर्म थी उसको मैंने n p लिख दिया है ना। अब यहाँ r माइनस 2 की फॉर्म में, तो सब जगह आपको r माइनस 2 और n माइनस 2 बनाना है। ठीक है, तो इसको भी n माइनस 2 बनाओगे तो n n माइनस 1 ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसको इस तरह से रीअरेंज करके लिखोगे। बाकी टर्म आपका ये n n माइनस 1 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा निकल के, और अंदर वाली जो टर्म है वो मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, p प्लस क्यू में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पावर n माइनस 2 आएगा। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ये पावर जो है n माइनस आर होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास में ये निकल कर आएगा। ठीक है, और p प्लस p माइनस 1 जो होता है, 1 माइनस p जो होता है वो क्या होता है मेरा, वो आपका होता है q। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको q लिख सकते हैं। तो जब आप इसे लिखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ से मेरे पास में ये n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस एन पी क्यू की फॉर्म में आपका ये जनरेट हो जाएगा। अब मेरा ये किसकी वैल्यू निकल कर आई है, e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आई है। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ x जो होता है वो मेरा इक्वल होता है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल टू द पावर 2 के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू यहाँ निकली हुई है, इसको हमने यहाँ जब पुट करेंगे तो n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस एन पी क्यू आ जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू एन पी निकाली थी तो एन पी का होल स्क्वायर निकल जाएगा, मतलब कि ये भी एन स्क्वायर पी स्क्वायर बनेगा। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और वेरिएंस कितना रहेगा, एन पी और क्यू रहेगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट बेटा? ठीक है, तो ये हमने क्या निकाले थे, आपका मीन और वेरिएंस हमने निकाला है। आगे का जो भी हमारा डिस्कशन होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है बेटा, मैम पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी, आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे हम, है ना, पीडीएफ हम बेटा सेंड कर देंगे सबको। ठीक है, आपका ये मीन और वेरिएंस जो निकाला हमने, अब आगे हम जब इसके अंदर डिस्कस करेंगे तो वो आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है ना, आपका फिटिंग ऑफ कर्व जो होता है इसका बाइनोमल के लिए वो भी डिस्कस करेंगे, और इसका कोई एक क्वेश्चन भी लेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, पीडीएफ भी हम इसका सेंड कर देंगे। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? तो ये जो e ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला था दैट इज कॉल्ड द म्यू टू डैश इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना। तो इस तरह से आप इसका वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब इसका हम एक न्यूमेरिकल लेंगे और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसका बताएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। एक स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।